Welcome to Hem Sharma classes. HSAS का जो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का नोटिफिकेशन आया है, इसमें सबसे पहला जो कॉमन पॉइंट्स काफ़ी कैंडिडेट्स ने पूछा है कि पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं क्या। पार्ट 1 के लिए पार्ट 2 के लिए अप्लाई करने की जो कंडीशन है कि पहले तो पार्ट 1 की 3 साल की जो सर्विस है 70% ACR ग्रेजुएशन या उसके इक्विवेलेंट होना है, वो सबको पता है। पार्ट 2 की बात करें तो जिन्होंने पहले पार्ट 1 क्लियर कर रखा है वो कैंडिडेट पार्ट 2 के लिए अभी अप्लाई करेंगे। फिर क्यूरी आती है कि कैंडिडेट्स की मैं अभी अप्लाई कर दूं और पार्ट 1 जब हो जाए उसके बाद पार्ट 2, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता है और रिजल्ट आने के बाद जब पार्ट 2 का नोटिफिकेशन आएगा उसमें अप्लाई किया जाता है। यानी कि रिजल्ट जब तक नहीं है, यानी कि पार्ट 1 क्लियर नहीं है, तब तक ये ऑप्शन पार्ट 2 की नहीं है। यानी कि पार्ट 1 ही अभी अप्लाई कर सकते हैं, उसी की प्रिपरेशन की जाएगी। फिर थोड़ा सा अब सिलेबस की बात करते हैं कि जो पार्ट 1 का सिलेबस है वो क्या है। तो पार्ट 1 में टोटल 5 पेपर हैं और 5 पेपर में से सबसे पहला जो पेपर है इंग्लिश का, प्रेसी एंड ड्राफ्टिंग, जो कि विदाउट बुक्स है। 3 पेपर जो हैं आपके विद बुक्स है। और विद बुक्स कौन से? पेपर 3, 4 एंड 5 है। और विदाउट बुक्स जो दिया गया है उसमें पेपर आपका 1 एंड 2 है। पेपर 1 इंग्लिश का है। इसको छोड़कर बाकी जो 4 पेपर बच गए इंग्लिश वाले को छोड़कर, उनमें 50% तो प्रैक्टिकल पोर्शन है और 50% फिर बच गया आपका थ्योरी पोर्शन। यानी कि लिखा गया है कि 50% जो है प्रैक्टिकल मस्ट है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वो एक अलग मैटर है। तो ऐसी सिचुएशन में जो पेपर 1 है पार्ट 1 का, रितिका मैम आपका कैमरा होने जी। तो प्रेसी एंड ड्राफ्टिंग में बात आती है कि इसकी प्रिपरेशन कहाँ से की जाए। सिलेबस में बात करें तो इंग्लिश की लेटर राइटिंग आती है, ग्रामर आती है, ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी है, फिर हिंदी से इंग्लिश में आ जाती है। तो जो आप लेटर ऑफिस में लिखते हैं, लेटर जो फॉर्मेटिंग है उस हिसाब से आपको लेटर लिखना है। लैंग्वेज जो क्वेश्चन में सब्जेक्ट आपका दिया गया होगा उसके अकॉर्डिंग जो लेटर लिखना है, जैसे आप ऑफिस में करते हैं उसी प्रकार का फॉर्मेट रहता है। फिर जो एक ग्रामर पोर्शन है, इसमें आप पिछले पेपर्स को उठाकर देखेंगे तो 10 नंबर की वॉइसेज हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, जो कि आप कम्पिटिटिव एग्जाम में तैयारी कर चुके हैं ऑलरेडी। 10 नंबर के आपके आती है नरेशन, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो आती हैं 10 नंबर की वो हैं। तो 60 नंबर के आसपास ये हो गया। उसके बाद 20 नंबर की आती है एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजी। ये एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजी जो जैसे आप ऑफिस में है कि फाइल को हिंदी में क्या कहेंगे, मिसिल कहेंगे, इस प्रकार हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी, यानी कि 10-10 मानकर चलिए, ये पूछी जाती है। तो ये जो कुछ हमने कलेक्ट करके जो इम्पोर्टेंट बनती हैं, हमने यूट्यूब पर वीडियो डाली हुई है, 4 वीडियो हैं आधे आधे घंटे की, यानी कि 2 आवर्स की जो एडमिनिस्ट्रेटिव टर्मिनोलॉजी हमने अपलोड कर रखी है, आपको वहां से भी हेल्प मिलेगी। तो इस प्रकार ये आपका पेपर 1 जो है पार्ट 1 का इंग्लिश का रहता है। अब पेपर 2 की बात करते हैं, कॉमर्शियल बुक कीपिंग। कॉमर्शियल बुक कीपिंग है, ये भी विदाउट बुक्स है। पहला और दूसरा पेपर विदाउट बुक्स है, बाकी सब आपके विद बुक्स हैं। ठीक है। विदाउट बुक्स में ये है कि आप जो भी थ्योरी या प्रैक्टिकल जो भी आप करेंगे, वो जो आप तैयारी करके गए हैं सिर्फ पेन पेपर जो वहां पर आपके पास रहेगा और कोई हेल्पिंग टूल आपके पास नहीं होगा। बुक कीपिंग में सबसे पहला जो ज़्यादा क्यूरीज जो मुझे मिली हैं वो ये कि मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हूँ, मेरा आर्ट है।
तो उसमें सबसे पहला मेरा जवाब यही होता है कि जब 10th को क्लियर करके बच्चा 11th में जाता है और फिर 12th करता है, तो क्या वो कॉमर्स बैकग्राउंड का होता है? बिल्कुल नहीं। तो वो भी तैयारी करता है। तो फिर फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना है कि जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं उनको इस पेपर 2 की तैयारी करने में जोर नहीं आता। उनको जस्ट धूल हटानी है, जो वो पढ़ चुके हैं उसको एक बार रिवाइज करना है। ये फर्क है। इसके अलावा ये नहीं कह सकते कि कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है तो उसके लिए ये पेपर मुश्किल है। हालांकि कॉमर्स जो पढ़ चुके हैं उनके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि एक पेपर की तैयारी कम करनी होती है और वो इसको ज़्यादा पढ़ चुके हैं तो उनको इसमें जोर नहीं आता। बाकी को इसमें जोर लगाना पड़ता है, जैसे बाकी पेपर में लगेगा, उनके बराबर का ही पेपर है। फिर बात आती है इसके बेसिक्स या फिर 11th 12th का क्या पूरा आएगा? पूरा नहीं आता है जी 11th 12th का। हालांकि वो 2 साल में वहाँ पढ़ाई जो होती है वो पूरा सिलेबस यहाँ नहीं आता है। उसमें से गिना चुना पोर्शन जो है, जैसे इसमें प्रैक्टिकल है, बैलेंस शीट का बोल देते हैं, जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो टॉपिक है, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट, ये फिक्स है आपका। तो डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन की या तो थ्योरी आएगी या प्रैक्टिकल आएगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का प्रैक्टिकल या थ्योरी में से जरूर आता है। कुछ टॉपिक ऐसे फिक्स हैं कि जहां से आपसे पूछा ही पूछा जाता है, उनके ऊपर फोकस किया जा सकता है। और सबसे मेन चीज जो है, बुक कीपिंग अप टू ट्रायल बैलेंस, यानी कि ये नींव है, जड़ है। जब तक आपका बेस क्लियर नहीं होगा, ये आगे के टॉपिक क्लियर नहीं हो सकते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि जो कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं है वो नहीं कर सकते हैं। बस मन में शंका जो हो जाती है, आपको एक पेपर की तैयारी बाकी का जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं उनके कंपैरिजन में ज़्यादा करनी होती है, इतना ही डिफरेंस है। तो घबराने की कोई इसमें ज़रूरत नहीं है। 50% प्रैक्टिकल पोर्शन आपका रहता है। एट लीस्ट 50% क्वेश्चंस वुड बी प्रैक्टिकल, कम से कम 50% प्रैक्टिकल पोर्शन रहेगा। इस प्रकार ये पेपर 2 का सिलेबस। यहाँ किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो इस पेपर के बारे में तो बताइए जी। किसी की कोई क्यूरी हो तो साथ साथ पर्टिकुलर उस पेपर के बारे में डिस्कस कर लेंगे अभी। फिर बाकी और चीज़ें डिस्कस होती रहेंगी, एक एक करके सारे चीज़ों पे। हाँ सर, कैलकुलेटर अलाउड है या नहीं है? कैलकुलेटर अलाउड है जी। कैलकुलेटर के बिना तो आपका ये पेपर हो ही नहीं पाएगा। कैलकुलेटर बिल्कुल अलाउड है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो साइंटिफिक फॉर्मूला वगैरह जो कैलकुलेटर आते हैं अलग से, उसको अवॉइड करना है, वो अलाउड नहीं है। यानी कि सिंपल कैलकुलेटर आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, सर थैंक यू इसमें सर। बुक कौन सी लेनी है? इसमें बुक्स आप 11th 12th के लेवल की कोई भी बुक्स ले लीजिए, आपके ये टॉपिक उसमें हो। प्रैक्टिस आपको करनी है, उसी में से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सर इसमें +2 की भी लेनी है या ओनली +1 की? +1 और +2 मिलाकर आपका जो सिलेबस जो है 11th और 12th दोनों का है जी। मतलब 12th का लेवल का है। जो टॉपिक आपके यहाँ लिखे गए हैं आपके सब्जेक्ट में, उसको आप कर सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में जो मैंने बात सर से हुई है, उसमें जो डीके गोयल की बुक है, तो वो डीके गोयल की बुक में लैंग्वेज थोड़ी सी अच्छी बताई गई है, तो उसको आप रेफर कर सकते हैं। और 1 मिनट में सर को भी बुला लेता हूँ क्लास में, आपको वो 2 मिनट के लिए बता भी देंगे। 1 मिनट होल्ड करना जी। हाँ जी, तो सर आ जाएंगे, बुक्स के बारे में और थोड़ा सा आपको और भी बता देंगे जी। ये है पेपर 2, बाकी सर आ जाएंगे, इसके बारे में सर से और बात करवा देंगे। फिर चलते हैं अगला पेपर, जो पेपर 3 है। अब स्टार्ट हो गए हैं ये सारे पेपर, अब विद बुक्स हैं। पेपर 3, 4, 5, तो टोटल जो 5 पेपर हैं, हर पेपर में 3 घंटे का टाइम आपको मिलता है। लेकिन इसमें जो पेपर
3 और जो 4 है ये तो 150 नंबर का है, 150 मार्क्स। और उसके अलावा जितने पेपर बच गए हैं वो 100 मार्क्स के हैं। टाइम उतना ही है, मार्क्स में डिफरेंस है, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। पेपर तो आपके लेंथी रहते ही हैं, ये थोड़े से और ज़्यादा लेंथी हो जाते हैं। पीडब्ल्यूडी का है 100 मार्क्स का है, लेकिन क्वेश्चन छोटे पूछ ले जाते हैं तो बार बार उनका सॉल्यूशन जो है वो ढूंढना पड़ता है, तो इसमें वैसे टाइम खराब हो जाता है। ओवरऑल बात करें तो अगर किसी ने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं की है तो पूरा पेपर लिखना भी पॉसिबल नहीं होता है, पेपर छूट जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकल पहले करने लग जाते हैं तो प्रैक्टिकल में उलझे रह गए, उसमें टाइम ज़्यादा लग गया, फिर थ्योरी लिखने का टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो इस प्रकार एग्जाम से पहले आप टाइम नोट करके इनको सोल्व करके आप ये देख सकते हो कि किस प्रैक्टिकल में और थ्योरी में आपको कितना टाइम लग रहा है, उसको मैनेज करना चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चन छूटे ना। आपको आता हो और आप ना लिख पाए तो उसमें भी फील होता है कि ये क्या हो गया। तो प्रैक्टिस करके आप देख सकते हैं कि आप कहाँ पर किस टॉपिक पर कितना टाइम लगा रहे हैं। 3 घंटे आपके पास रहेंगे। तो ये पेपर सिविल सर्विस रूल्स जो है 2016 के, आपके जो सिविल सर्विस रूल हरियाणा के हैं, ये आपका सिलेबस है। एक क्यूरी आई थी जी, पंजाब CSR तो करनी पड़ेगी हमें, वो जो थी उन्हीं रूल्स को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया गया है, उनमें कोई अमेंडमेंट नहीं है कि पहले वाली में ये चीजें और ऐड हुई हैं, वो रिप्लेस कर दी गई है, पिछले वाली नहीं पढ़नी है पंजाब CSR। तो ये जो 3 घंटे का 150 नंबर का है, इसमें से आपकी टोटल अगर बात करें तो 9 किताबें हैं CSR की, जिसमें से एक जो टीए रूल्स है। तो ये जो टीए रूल्स हैं ये आपके पीडब्ल्यूडी का पेपर जिसको बोल लेते हैं, पेपर 5 जो है उसमें आता है। उसको छोड़कर बाकी जो CSR के आपके जनरल रूल्स, पे, ACP जो हैं, लीव, GPF, पेंशन और कंडक्ट रूल्स एंड पनिशमेंट एंड अपील रूल्स जो हैं, ये आपके सिलेबस में रहेंगे। इसमें भी कंडीशन वही कि एटलीस्ट 50% क्वेश्चन हैं वो प्रैक्टिकल रहेंगे। अब इसके प्रैक्टिकल की बात करें तो जैसे लीव का है 10 नंबर का, ये बार बार आता है। उसके अलावा पेंशन का है 10 नंबर का, ये 20 हो गए। उसके अलावा 15 से लेकर 25 नंबर आपका पे फिक्सेशन का प्रैक्टिकल, अगर 15 का पूछा गया बाकी थ्योरी पूछ लेते, बाकी 20-25 की आपके एवरेज जो रहती है यहाँ की रहेगी। तो टोटल 45 मार्क्स का प्रैक्टिकल यहाँ से हो गया। उसके बाद आपका लीव, सैलरी एंड पेंशन कंट्रीब्यूशन है जो जनरल रूल्स में आता है। फिर सब्सिस्टेंस अलाउंस का प्रैक्टिकल है जो कि जनरल रूल का जो टॉपिक है उसमें ये आपका सब्सिस्टेंस अलाउंस भी आता है। GPF का भी प्रैक्टिकल है। ऐसा भी हुआ है कि GPF का प्रैक्टिकल आपका जो पेपर 4 है, जो ऑडिट का CAC का बोल लेते हैं, उसमें भी ये रहता है। तो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि हर बार किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक से, लेकिन लीव और जो पेंशन का है इनमें से प्रैक्टिकल आपका श्योर मिलता है। बाकी कभी GPF से, कभी सब्सिस्टेंस अलाउंस, कभी लीव, सैलरी एंड पेंशन कंट्रीब्यूशन जो है उनमें से प्रैक्टिकल पूछ लिया जाता है। तो इस प्रकार जो प्रैक्टिकल जो पोर्शन है उसकी तैयारी इन टॉपिक्स के हिसाब से आप कर सकते हैं। फोकस कर सकते हैं कि जो तो फिक्स है उसके अच्छे से तैयारी करनी है। अच्छी तैयारी तो सभी की करनी है, लेकिन जो फिक्स है उन पर हमें ज़्यादा ध्यान देना होता है। सर क्लास में जुड़ गए हैं, 5 मिनट का समय निकाल कर सर आपको जो पेपर 2 आपका है कॉमर्शियल बुक कीपिंग, उसके बारे में बताएंगे। जी सर, वेलकम सर। हेलो सर, आवाज आ रही है? जी सर, बिल्कुल क्लियर है। बाकी कैंडिडेट नमस्कार एक बार सर। कंफर्म कर दीजिए। थैंक यू सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। Yes, sir. हाँ जी सर। हाय एवरीवन, एम आई प्रॉपर्ली ऑडिबल? आवाज आ रही है जी ठीक से? यस सर। जी सर। चलिए Yes, जी, sir. चलिए जी, बहुत बढ़िया। तो मैं पहले एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ कि बेसिकली कमर्शियल बुक कीपिंग का जो अपना सब्जेक्ट है उसमें है क्या। बेसिकली पूरा का पूरा हमारा अकाउंटिंग से रिलेटेड है, सारा का सारा कोर्स।
अगर आप इसमें सबसे पहले देखेंगे तो इन्होंने लिखा है बुक कीपिंग अप टू ट्रायल बैलेंस। तो बुक कीपिंग वाला जो पार्ट है वो बेसिकली हमें ये सिखाता है कि हमें बुक्स मेंटेन कैसे करनी होती हैं। जब भी हम हिसाब किताब रखते हैं तो उसके लिए हमें बुक्स मेंटेन करनी पड़ती हैं। तो बुक्स कैसे मेंटेन की जाती हैं ये पार्ट हम बुक कीपिंग में सीखते हैं। इसमें हमारा जर्नल आ जाता है, लेजर आ जाता है और इसके अलावा ट्रायल बैलेंस आ जाता है। इसीलिए इसका नाम क्या रखा है, बुक कीपिंग अप टू ट्रायल बैलेंस। ये सारा सिलेबस जो है ये क्लास 11th की अकाउंटेंसी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। इसके बाद जो इसके आगे का पार्ट है वो है जी अकाउंटिंग से रिलेटेड। अकाउंटिंग से मतलब है कि जो डाटा हम रिकॉर्ड करते हैं, जो हिसाब किताब हम मेंटेन करते हैं, उसी हिसाब किताब से फिर हम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालते हैं। जैसे कि इस साल में प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, क्या क्या हमारे पास एसेट्स हैं, क्या क्या लाइबिलिटीज हैं। तो वो सेकंड नंबर पे अगर आप देखोगे ट्रेडिंग, प्रॉफिट, लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये सारी चीजें हम इस पार्ट में सीखते हैं। ठीक है जी। आपके सिलेबस सर में एक और मिनट, आवाज आपके कब बता रहे हैं कि प्रॉब्लम, बाकी कैंडिडेट बताना जी, आप लोगों को आवाज ठीक आ रही है? बिल्कुल क्लियर है सर। मैम आप क्लास को छोड़कर एक बार दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, मे भी हाँ, आपकी वो तरफ हो से सकता है फाल्ट हो जाए। नेटवर्क इशू होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी। तो सेकंड पार्ट जो है ना हमारा ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, सर ये सर सबसे सर ज्यादा सर, महत्वपूर्ण है। सर एक एक जी जी जी, मिनट, बताइए। मुझे इशू समझ में आ गया। आप जिस ग्रुप में अच्छा, ज्वाइन हुए हैं, ये ग्रुप हाँ, अलग है और एक और दूसरा ग्रुप क्रिएट हो रखा है। अच्छा, तो मैंने लिंक 1 ज्वाइन किया है सर। हाँ, आपने 1 किया है, तो जो लिंक हाँ, 2 से जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है, आप ज्वाइन 2 को छोड़कर लिंक 1 वाले से ज्वाइन कर लीजिए, आप उसी ग्रुप में आ जाओ सभी। ठीक है, मैं 2 मिनट वेट करता हूँ, उसके बाद ही मैं बोलना स्टार्ट जी करूंगा। जी सर। बाकी लोग तब तक आ जाएंगे। हाँ, तब तक अगर किसी की वैसी कोई जनरल क्वेरी है तो वो बातचीत कर सकता है। सिलेबस के बारे में फिर मैं 2 मिनट बाद शुरू करता हूँ। इसमें ग्रुप में ज्यादा क्लास कैंडिडेट जी। 11th और क्लास 12th की जो जैसे डीके गोयल की बुक्स आती हैं, जी तो उनसे काम चल जाएगा? सर, आपको क्लास 12th की किताब नहीं लेनी है। मैं आपको कारण बताता हूँ। वैसे जो आपका सिलेबस है उसमें 11वीं का भी थोड़ा सिलेबस है, थोड़ा 12वीं का भी है, थोड़ा पुराना 12वीं का जो डिलीट हो गया अब आज की डेट में वो सिलेबस भी है, थोड़ा सीए फाउंडेशन का सिलेबस भी है। तो कोई एक किताब से आपका काम बनेगा नहीं। आप सोचें अगर एक किताब लेके मैं पूरा मेरा काम बन जाए तो वो नहीं होगा। और यही कारण है कि हमने बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए पूरा कंटेंट, बुक कीपिंग का सारे के सारे चैप्टर्स का कंटेंट, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल प्लस सॉल्व्ड क्वेश्चंस, ठीक है, ये सारा मैंने ऑलरेडी कंटेंट तैयार कर रखा है सर। सारा का सारा कंटेंट आपको ऐप में मिलेगा। हर चैप्टर की पीडीएफ मिलेगी, मतलब प्रिंटेबल नहीं होगी वो, लेकिन कंटेंट आपको ऐप के अंदर ही मिल जाएगा, जिसमें सारा का सारा आपका थ्योरी, सारा का सारा प्रैक्टिकल पोर्शन सब कवर्ड है। और थ्योरी का भी एक एक लाइन, एक एक वर्ड मैं क्लास में बोल बोल कर पढ़ाता हूँ। आप सर से बोलिएगा, सर आपको कोई ना कोई लेक्चर जो है अनलॉक कर देंगे। आप देख लीजिएगा कि किस तरीके से हम थ्योरी और प्रैक्टिकल कवर करते हैं। ठीक है, तो कंटेंट जहां तक बात है, हाँ, लेकिन फिर भी कभी कभी कैंडिडेट्स कहते हैं कि सर मुझे कोई बुक तो मैं फिर भी चाहता हूँ कि लूं, तो उस केस में आपको सिर्फ एक किताब लेनी है। हाँ जी, बताइए सर। प्रिंटेबल अवेलेबल करवा देना, प्रिंट करवा के फिर उसी सर। वो हो रिवाइज नहीं, कर दिया नहीं जाएगा। नहीं, वो आपकी बात ठीक है सर, लेकिन एक्चुअली वो बोर्ड पर जो फाइल चलती है ना, वो वही वाली कंटेंट है सर। तो वो फाइल प्रिंटेबल है ही नहीं। वो आप कोशिश करेंगे, और पूरा ब्लैक कलर की फाइल है सर, वो प्रिंटेबल नहीं है। वो बोर्ड पर चलाता हूँ ना तो मैं, जो आपके फाइल जिसपे साथ मैं में पढ़ाता हूँ। ठीक हाँ जी, ठीक वो है, फाइल है फिर वो। नोट डाउन कर लेंगे खुद ही फिर। हाँ, वो आपको नोट, जी जी जी, बताइए मैम। फिर याद कैसे करेंगे लर्न? जैसे ये तो विदाउट बुक होता है ना पेपर। जी, मैं आपको बताता हूँ याद करने का क्या प्रोसेस है। अच्छा, एक तो मैं आप लोगों को ना बताता हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अब जैसे अकाउंट्स में जब आप कोई भी बुक रेफर करेंगे तो उसमें खूब थ्योरी है, प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस भी बहुत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सर ने मुझे गाइड किया। सर ने मुझे बताया कि आप सभी लोग वर्किंग लोग हैं, उतना समय नहीं रहता आप सबके पास जितना एक स्टूडेंट के पास होता है। पूरा पूरा दिन होता है, आप लोगों के पास उतना समय नहीं होता है पढ़ने का। तो हमने क्या किया है ना, सिर्फ उतना कंटेंट निकाला है जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंटेंट बनाते समय हमने आपके पास्ट ईयर पेपर्स को नजर में रखा है, डीके गोयल, टीएस गरेवाल और एनसीईआरटी, इन चारों से मिलाकर ये कंटेंट बनाया। और कंटेंट को हमने थोड़ा आप यूं समझ लीजिए समराइज कर दिया है, ताकि आपको कम समय में ज्यादा आप एक तरीके से अपना समय भी बचे और आपका ज्यादा से ज्यादा सिलेबस, जो काम का सिलेबस है, वो पूरा हो। तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरी की पूरी किताब जैसे याद करनी है, वो वाला हिसाब नहीं है। थ्योरी भी जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ,
आप सभी से निवेदन है, सबको मैं बोलता भी हूँ कि जो पढ़ भी रहे हैं साथ साथ अपना क्या नाम है नोटबुक और पेन लेकर बैठे, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप उसको नोट करें साथ साथ, और क्लास में मैं एक एक थ्योरी की लाइन, एक एक टॉपिक एग्जाम्पल दे दे के समझाता हूँ जी। मैं आप एक काम करना, मैं आज सर से रिक्वेस्ट करूंगा 2 या 3 कोई थ्योरी की क्लास ओपन कर देंगे सर 2 या 3 थ्योरी की क्लास कोई ओपन कर देंगे। आप एक काम करना, आप 2 थ्योरी की क्लास लेकर देख लो, 80% कंटेंट आपको क्लास के अंदर ही याद हो जाएगा अगर आप साथ साथ लिख लेते हो तो। और उसके बाद आपको दोबारा थ्योरी की क्लास देखने की जरूरत नहीं है, आपके पास डाटा सारा रिकॉर्डेड होगा ही, क्योंकि वो आपने नोट डाउन कर लिया है, समझ आपने लिया ही है क्लास में। तो रिवाइज करने के लिए आपको सिर्फ उस अपने नोट्स को ही दोबारा पढ़ना है मैम। यही वो तरीका सर होता है एक्चुअली में थ्योरी को करने का। अगर मान लीजिए आप याद करने की बात कर रहे हैं, तो आप अपने नोट से याद कर सकते हैं। सारे लिखने हैं सर फिर वो हाँ, कोशिश करो कि हाँ, देखो मैम आप क्लास भी तो लोगे ना, थ्योरी बिना समझे तो आप रट्टा मारोगे नहीं, थ्योरी आपको समझनी भी है। जब क्लास लेनी ही है तो उसके साथ साथ ही आप अपने नोट्स बना लो, तो वो तो मतलब फिर जीवन भर के लिए आपके नोट्स बनकर तैयार हो गए। आपने लिखे हुए हैं अपने स्टाइल से, आपने लिख लिए सारे नोट्स, उसी को आप रिवाइज करते रहो बस। और सर लिखने से याद भी अच्छा रहता है, आसान हो हाँ जाता सर, है। 80% तो याद ही हो जाता है, 80% आपको क्लास में याद हो जाएगा, 1-2 बार आप सर रिवाइज करेंगे। और सर आप जी बुक बता रहे अकाउंट्स, थे, क्या कह रहे हो सर? बुक्स के बारे में सर। बुक बता रहे थे सर आपको ये। हाँ, और बुक के बारे में सर ये बोल रहा था, इसलिए आप अगर आपको फिर भी बुक लेने का मन करे तो केवल एक किताब है जो आपको सूट करती है, वो है डीके गोयल ले लीजिएगा, कक्षा 11वीं सीबीएसई सिलेबस, हरियाणा बोर्ड का सिलेबस वाली मत लीजिएगा, सीबीएसई वाली लीजिएगा, ठीक है। उसमें आपका 70 से 75% सिलेबस जो है वो आ जाएगा। बाकी जो एक्स्ट्रा है, जो नहीं है उसके अंदर, वो उसके लिए आप मेरा कंटेंट फॉलो कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कोई ये कहे कि सर अगर मैं बुक लूं ही ना, केवल आपका कंटेंट पढ़कर काम हो जाएगा, तो जी 100% हो जाएगा। हमारा कंटेंट जो है वो भी इनफ है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उतना भी अगर आप अच्छे से करके जाएंगे 100% आप क्लियर हो जाएंगे। वो कंटेंट बनाया ही इस उद्देश्य से है कि आपको, अब देखो मैं ये तो जरूर बोल सकता हूं कि अगर मैं हर एक छोटी छोटी चीज कंटेंट में डालता तो फिर जी मेरा भी कंटेंट जो है वो 3 किताब के बराबर हो जाता। तो हमने क्या किया, हमने एग्जामिनेशन को नजर में रखते हुए, क्योंकि ज्यादातर चीजें मैं क्लास में क्लियर कर देता हूँ, ठीक है ना, पढ़ाते समय, लेकिन हमने थ्योरी में प्रैक्टिकल में उन पॉइंट्स को ज्यादा कवर करने की कोशिश की है जो एग्जामिनेशन में आते हैं। तो आप ये मान के चलिए तकरीबन 90% पेपर आपका हमारे कंटेंट में से ही आएगा। 10% का मैं एहतियात के तौर पे 10% का मार्जिन भी ले ले तो भी सर इतना टाइम बचेगा आपका, उस 10% को छोड़ भी दें तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमने टाइम इतना रिड्यूस कर दिया है। 60 से 65 क्लासेस हैं, सारी थ्योरी, सारा प्रैक्टिकल, सब कुछ कवर्ड है उसके अंदर। सर प्लस तो आप लोग पूरी पढ़नी जी है, कोई चैप्टर छोड़ना है? नहीं, +1 में कुछ एक चैप्टर्स हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है, वो आप छोड़ सकते हो जी। सर ये रिकॉर्डेड क्लासेस है। तो सिर्फ +1 की बुक लेने सर, ये सीबीएसई की। हाँ, अगर बुक लेने की इच्छा ही है तो केवल +1 की बुक ले लें बस, और इसके अलावा और कोई किताब ना ले, क्योंकि उसके लिए क्या होगा ना, 12वीं की आप पूरी किताब खरीदेंगे, चैप्टर 2 काम आएंगे, बाकी पूरा का पूरा आपके लिए वेस्ट है। लेकिन जैसे हाँ जी एक्चुअली क्या है सर, जैसे मैं खुद कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ सर, तो जी हरियाणा बोर्ड से जैसे मैंने करी थी सर 11th जी और सर 12th में, जी तो डीके गोयल की उस टाइम पे पढ़ी थी सर। जी सर। सर एक मैं मिनट तो डिस्टर्ब करूंगा DK सर एक बार ताकि, को। क्योंकि मैं DK गोयल मेरे लिए अच्छी है, वो पर मैं वापस हरियाणा इसको बोर्ड नहीं, मैं हरियाणा बोर्ड के लिए सर इसलिए मना कर रहा हूं कि हरियाणा बोर्ड और देखो सर, बात ये, उस समय आप हरियाणा बोर्ड में पढ़ रहे होंगे तो आपने हरियाणा बोर्ड की किताब ली, ठीक है ना, लेकिन अभी हमारा इंटेंशन जो है वो एसएस का एग्जाम क्लियर करना है। तो सर जैसी जंग हो वैसे ही हथियार होने चाहिए। अब अगर मैं आपसे कहूं कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में बहुत बार ये देखा गया है, एज इट इज डीके गोयल का ही क्वेश्चन, सीबीएसई बोर्ड वाली डीके गोयल का क्वेश्चन उठा के डाल दिया है पेपर में। तो सर मेरा तो फिर कर्तव्य बनता है ना कि मैं आपको रिकमेंड करूं कि आप सीबीएसई वाली लो, हरियाणा बोर्ड वाली ना लो। इसलिए मैं सिर्फ वो रिकमेंड कर रहा हूं क्योंकि आपके एग्जाम को वो सूट करती है सर। एनसीईआरटी से एज इट इज क्वेश्चन उठा के आया हुआ है, पार्ट 1 में भी आता है, पार्ट 2 में भी आता है। तो इसलिए मैं वो किताबें बता रहा हूं कि अगर आप ये पढ़कर जाओगे तो ये भी चांसेस है कि एज इट इज क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाए। लेकिन अगर मान लीजिए फिर भी आप कहें कि हरियाणा बोर्ड वाली लेनी है, तो मैं तो ये कह रहा हूं कोई किताब लेने की जरूरत ही नहीं, मेरा कंटेंट ही काफी है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कौन सी लूं, तो मैं सर फिर वही बताऊंगा कि सीबीएसई बोर्ड की जो डीके गोयल है वो आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट बुक है। एनसीईआरटी की है सर? डाउट बाद में लेना सर, अब वही कंटिन्यू कर दो आप जो हाँ जी। हो गए।
अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी सर, ठीक है। तो फटाफट इसको, कोई दिक्कत नहीं है सर, इसके लिए भी थोड़ा सा अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की क्वेरी है, डाउट है, तो एक आधे घंटे का सेशन रख लेंगे, मैं आपके सारे डाउट्स ले लूंगा, बेफिक्र रहिए। सर चलिए जी। सर ये तो क्लासेस लाइव होंगे रिकॉर्डेड? क्लास के बारे सर में ये क्लासेस, सिलेबस डिस्कस करके लास्ट में क्लास का बताता हूँ जी। हाँ जी पहले हाँ एक बार जी हाँ सिलेबस को पूरा कर लेते हैं, फिर क्लासेस डन है जी, और कोर्सेज क्या क्या है वो अभी डिटेल में बता देंगे जी। वो सर बता देंगे बिल्कुल। तो यहाँ देखिए जी फटाफट, पहला पॉइंट जो था हमने बुक कीपिंग से स्टार्ट किया था। ये बेसिकली पूरा का पूरा जो सिलेबस है हमारा, इट इज ऑल अबाउट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मतलब होता है जी हिसाब किताब मेंटेन करना। हिसाब किताब मेंटेन करने के लिए सबसे पहले हम शुरू करेंगे बुक कीपिंग से। बुक कीपिंग के अंदर हम क्या करते हैं जी, बुक्स मेंटेन करते हैं। जर्नल एंट्री कैसे करनी है, लेजर कैसे बनेगा, ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा। तो जो स्टार्टिंग का बिल्कुल इनिशियल पोर्शन है क्लास 11th का, वो हमारा बुक कीपिंग अप टू ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो जाता है वहां पे। उसके बाद जो डाटा हमने रिकॉर्ड किया है, जो भी हमने बुक कीपिंग के अंदर हिसाब किताब मेंटेन किया है, साल भर की ट्रांजैक्शंस को नोट किया है, नोट करने की जो कला है, लिखने की जो, रिकॉर्ड करने की जो कला है, वो तो बुक कीपिंग में आ जाती है। फिर उस रिकॉर्डेड डाटा की मदद से हम ये निकालते हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, एसेट कितने हैं, लाइबिलिटीज कितनी है, ये सब चीजें भी हमें बनानी होती है। तो वो हमारा सेकंड पार्ट में आ जाता है, दैट इज ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सेकंड पॉइंट जो है ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट, ये सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके सिलेबस का। इसे हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं जी। ये जो ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट है, ये और कुछ नहीं है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। हर साल आप कभी भी अपना पेपर उठा के देखना, आपका पेपर इसके क्वेश्चन के बिना अधूरा है। सबसे हाई वेटेज का क्वेश्चन यहीं से आता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन यहीं से आता है। लेकिन यहां पर ये आप तभी कर पाएंगे पार्ट, जब इससे पहले वाला पूरा जो बुक कीपिंग वाला पार्ट है वो आपने अच्छे से किया होगा। अकाउंट्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जी, सब्जेक्ट को ये एक सीढ़ी की तरह है। आप जब तक पहला स्टेप नहीं क्लियर करेंगे, दूसरे स्टेप पे आप नहीं पहुंच पाएंगे। तो जिस ऑर्डर में करवाया गया है, हमने जिस ऑर्डर में करवाया है, आपको उसी ऑर्डर में पूरे सब्जेक्ट को अप्रोच करना है। तीसरे नंबर पे आप देखोगे तो करेक्शन ऑफ एरर्स है। अब देखिए कि हिसाब किताब भी हम ही बनाते हैं, ह्यूमन बींग्स ही बनाते हैं, तो गलतियां हो जाती हैं जी। तो अगर कोई गलती हुई है, उसे ठीक कैसे करना है, कोई हमसे गलत एंट्री हो गई है, कभी हमने अमाउंट गलत लिख दिया है, तो हर प्रकार की गलती और उसको कैसे ठीक करना है सिस्टम के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से, उसके लिए एक चैप्टर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जिसको आपके सिलेबस में बोला गया है करेक्शन ऑफ एरर्स। अगर आप किताबों में देखोगे तो करेक्शन ऑफ एरर्स से आपको कोई चैप्टर नहीं मिलेगा, चैप्टर का नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके सिलेबस के हिसाब से, क्योंकि हर दूसरे तीसरे साल इसका क्वेश्चन आता ही आता है, ज्यादातर पेपर्स में आपको इसका क्वेश्चन दिख जाएगा। इसके बाद अगला चैप्टर जो है जी, वो है डेप्रीसिएशन, सिंकिंग फंड, रिजर्व फंड। अब इसके बाद जितने भी चैप्टर्स हैं, अब हम एक एक पॉइंट को और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब जैसे अगर मैं डेप्रीसिएशन की बात करूं, तो डेप्रीसिएशन को रिकॉर्ड कैसे करना है ये हम बुक कीपिंग में ही सीख लेते हैं, लेकिन डेप्रीसिएशन को पूरा डिटेल में यहाँ इस चैप्टर में पढ़ाया जाएगा कि डेप्रीसिएशन क्या होता है, डेप्रीसिएशन को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। डेप्रीसिएशन का मतलब घिसावट होता है कि कोई भी एसेट अगर मैं लेकर आया तो साल भर मैंने उसे इस्तेमाल किया, उसकी वैल्यूएशन कितने से कम हो गई है, कितने से ज्यादा हो गई है, तो इसलिए वो डेप्रीसिएशन का कैलकुलेशन भी सीखना है और फिर उसे कैसे रिकॉर्ड करना है वो भी सीखना है। तो मतलब सब्जेक्ट में जैसे जैसे आगे जाएंगे, हर छोटी छोटी बारीक बारीक चीज को डिटेल में पढ़ना हम शुरू कर देंगे। इसके बाद अगला चैप्टर अगर आप देखेंगे तो वो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर क्या है जी, जैसे बहुत बार उधार की ट्रांजैक्शन होती है, हमने किसी व्यक्ति से उधार में सामान खरीद लिया, तो वहां पर वो हमसे एक डॉक्यूमेंट पे साइन करवाता है कि भाई, मान लीजिए मैंने उसे कहा कि भाई साहब मैं आपके पैसे 2 महीने बाद दे दूंगा, तो वो मुझसे एक डॉक्यूमेंट पे साइन करवाएगा जिसमें ये लिखा होगा कि मुझे 2 महीने बाद उसे पैसा लौटाना है। उस डॉक्यूमेंट को ही बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। जिस व्यक्ति को उस डॉक्यूमेंट के बदले पैसा मिलेगा वो होगा, उसके लिए वो बीआर बन जाता है, बिल रिसीवेबल, और जिसको पैसा चुकाना है उसके लिए वो बन जाता है बिल्स पेबल। तो पूरा डिटेल में हम समझेंगे कि भाई क्योंकि ये बिजनेस वर्ल्ड की ट्रांजैक्शंस है, अकाउंट से रिलेटेड है कि भाई 2 लोगों के बीच में ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उधार की, वो एक दूसरे को बीआर बीपी इशू कर रहे हैं, तो उसकी रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, उसकी जर्नल एंट्रीज कैसे होंगी। तो डिटेल में एक एक टॉपिक को पकड़ के फिर उसके बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे। अगला चैप्टर है अकाउंट करंट
एवरेज ड्यू डेट। अब ये चैप्टर भी बिल ऑफ एक्सचेंज और किसी भी प्रकार के जो हमारे अलग अलग बिल्स होते हैं उन्हीं से रिलेटेड है। अलग अलग बिल्स, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे ऊपर 10 अलग अलग अमाउंट हैं और मेरे को उन्हें 10 अलग अलग डेट्स पर पे करना है, तो हम एक ऐसी एवरेज ड्यू डेट निकालेंगे, नाम से भी आपको समझ में आ रहा होगा, एक ऐसी डेट निकालेंगे जिस सिंगल डेट पर मैं ये सारे के सारे बिल्स की पेमेंट कर सकता हूं, तो उसे हम एवरेज ड्यू डेट कहते हैं। तो उसकी कैलकुलेशन, उसकी रिकॉर्डिंग, सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर हम करेंगे। अगला चैप्टर अगर आप देखेंगे सेल्फ बैलेंसिंग लेजर। अब देखिए सेल्फ बैलेंसिंग लेजर का मैं अभी चाह कर भी आपको कोई इंट्रो नहीं दे सकता। रीजन बीइंग, मैं ये मान के चल रहा हूं कि अभी हमें लेजर नहीं पता क्या होता है। जो हो सकता है कॉमर्स बैकग्राउंड के वो तो समझ जाए, लेकिन बहुत से कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिन्हें अभी मैं सेल्फ बैलेंसिंग लेजर के बारे में कुछ भी बताऊं तो उन्हें कुछ भी नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उन्हें यही नहीं पता लेजर क्या होता है, ट्रायल बैलेंस सिस्टम कैसे काम करता है। तो सेल्फ बैलेंसिंग लेजर, लेकिन आप ये मान के चलिए कि ये भी एक एडवांस सिस्टम है जो बड़ी कंपनियों में काम आता है, लेकिन है बहुत आसान। अगर आप नंबर ऑफ क्लासेस की बात करेंगे तो मेरे ख्याल से 2 या 3 क्लासेस में चैप्टर खत्म हो जाता है। लेकिन ये चैप्टर आप सिर्फ तभी कर पाएंगे जब आपको सिंपल वाला लेजर आता होगा, यानी कि इससे पहले वाला पोर्शन आपने अच्छे से कर रखा होगा। इसके बाद अगला चैप्टर देखिए आप, कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट्स एंड पेमेंट सिस्टम, पेमेंट अकाउंट्स। ये हमारा एक चैप्टर है जी, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे से भी बहुत बार क्वेश्चन आता है। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती हैं। बेसिकली वो किसी एक पर्टिकुलर पर्पस को, आपने बहुत से लोग इसे कंफ्यूज कर लेते हैं एनजीओ से। ये एनजीओ नहीं है जी, ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बिजनेस भी करती हैं, प्रॉफिट कमाती भी हैं, लेकिन प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती हैं, एक पर्पस के लिए सोसाइटी के अंदर आई हैं और उस पर्पस को ही बढ़ाने का काम करती हैं, तो उसे हम बोलते हैं एनपीओस। तो ये एक अलग टाइप का इंस्टीट्यूशन है, और वो इंस्टीट्यूशन अपनी अकाउंटिंग कैसे करता है उसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। 9वें नंबर पे आता है जी हमारा मैन्युफैक्चरिंग और वर्किंग अकाउंट्स। मैन्युफैक्चरिंग, अब देखिए एक तो होता है ट्रेडिंग, कि हम कोई बना बना सामान लाए और हमने उसको बेच दिया। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग, कि हमने किसी चीज को बनाया और फिर उसको बेचा, मैन्युफैक्चरिंग करी। तो जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो हमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा, कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। कॉस्ट से जुड़ा हुआ एक और चैप्टर है कॉस्ट शीट, जो इसके नीचे ही दिख जाएगा आपको, कॉस्ट अकाउंट लिखा हुआ है, जिसके अंदर हम कॉस्ट की कैलकुलेशन करते हैं। अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं, मान लीजिए ट्रेडिंग का मतलब क्या है, बना बनाया सामान लाया और बेचा, तो उसमें मुझे कॉस्ट कैलकुलेट नहीं करनी पड़ती, क्योंकि फॉर एग्जांपल मैंने एक पेन लिया जी मार्केट से, 8 रुपए में खरीदा, 10 में बेचा, तो मुझे पता है 8 रुपए मेरी कॉस्ट है। लेकिन जिस व्यक्ति ने वो पेन बनाया, उसको बनाने में कितनी कॉस्ट लगी, उसकी कैलकुलेशन उस व्यक्ति को करनी पड़ेगी। इसलिए थोड़ा सा पोर्शन, अच्छा एक और मजेदार बात है, वैसे अगर आप देखेंगे ना तो कॉस्ट अकाउंट या मैन्युफैक्चरिंग ये सब फाइनेंशियल अकाउंट का पार्ट नहीं है, लेकिन ये जानबूझ के इन्होंने ये 2 टॉपिक डाले हुए हैं। उसका कारण मैं आपको समझाता हूं। पार्ट 2 में पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है जी कॉस्टिंग नाम का। पार्ट 1 में तो नहीं है, पार्ट 1 में तो खाली अकाउंट्स है, लेकिन पार्ट 2 के अंदर कॉस्टिंग नाम का पूरा आप लोगों का एक सब्जेक्ट है। तो काइंड ऑफ कहीं ना कहीं ये उसका बेस है, एक तरीके से आप ये समझ लीजिए। तो आगे चलकर आपको कॉस्टिंग पढ़ना है, तो उन्होंने पार्ट 1 में कॉस्टिंग का अलग सब्जेक्ट ना देकर बुक कीपिंग के सब्जेक्ट में ही 2 चैप्टर कॉस्टिंग के भी डाल दिए हैं। ठीक है जी। और लास्ट है जी हमारा डबल अकाउंटिंग सिस्टम। डबल अकाउंटिंग सिस्टम कुछ नहीं है, जो पूरा ऊपर से लेके नीचे तक हमने सारी चीजें पढ़ी हैं, ये हम एक सिस्टम के तहत काम करते हैं जिसका नाम है डबल एंट्री सिस्टम। तो ये डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से ही पूरा का पूरा सिस्टम हमारा रन करता है। तो ये मतलब आप यूं समझ सकते हैं कि पूरा अकाउंट्स का सिलेबस है, 90% अकाउंट्स मान लीजिए, 10% आपका कॉस्टिंग मान लीजिए। 2 चैप्टर जो है ये कॉस्टिंग के हैं। ठीक है जी। तो इसके लिए मैं आपको प्रॉपर कॉस्ट शीट अलग से करवाऊंगा, और बाकी पूरा का पूरा हमारा अकाउंट्स का सिलेबस है। हेलो जी सर। जी सर। तो सिलेबस देखो, अभी तो मैंने बहुत ही ब्रीफ में बताया है, लेकिन अगर आपको जैसे जब हम स्टार्ट करेंगे, एक एक चैप्टर करेंगे, तो सारी चीजें डिटेल में, हर चैप्टर के बारे में, उसकी क्या जरूरत है, जर्नल एंट्री भी रिकॉर्ड करते हैं तो क्यों रिकॉर्ड करते हैं, मैं तो क्लास में फॉर्मेट तक भी मैं आपको समझाऊंगा कि फॉर्मेट भी ऐसा बना है तो क्यों बना है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, उसके पीछे कारण क्या है। तो वो जब आप पढ़ेंगे एक एक चैप्टर, तो डिटेल में सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। जी सर, नमस्कार। सर ये बताइए, जो हमने लेजर तैयार करने हैं, बिल तैयार करने हैं, या जो भी फॉर्मेट होता है इसमें,
पेपर नंबर जी 2 में, वो फॉर्मेट जी भी हमने वहां डेवलप करने हैं या वो हम मिलते हैं कुछ अपने ऐसा आप होता है? ड्रॉ करने होंगे जी वहां नहीं से। नहीं सर, अपने आप ड्रॉ करना वहां होगा। सिर्फ पीडब्ल्यूडी का जो पेपर है इसका फॉर्मेट जो कैश बुक और कॉन्ट्रैक्टर बिल का इनका जो है पीडब्ल्यूडी में मिलता है। इसके अलावा किसी भी पेपर में कोई भी फॉर्मेट आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता है। और सर थैंक यू उसकी सर। जरूरत भी नहीं है, उसकी जरूरत भी नहीं है। अगर आप ये सोचे कि फॉर्मेट याद करने में या फॉर्मेट ध्यान रखने में आपको दिक्कत परेशानी आएगी, तो बिल्कुल नहीं आएगी सर, क्योंकि फॉर्मेट को भी हम रट्टा नहीं लगाएंगे। आप जब क्लासेस देखेंगे तो फॉर्मेट बिल्कुल लॉजिकल तरीके का फॉर्मेट है कि भाई ये फॉर्मेट क्यों है, उसी तरीके से हम लोग करेंगे, तो आपको आराम से याद हो जाएगा सर। प्रैक्टिस करोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। सर आपकी लाइव क्लासेस चल रही है दीदी? मैम लाइव क्लास जस्ट अभी कुछ समय पहले ही खत्म हुई है। कल अभी लास्ट रिकॉर्डेड लेक्चर्स, सर कल थी ना हाँ लास्ट कल क्लास? लास्ट क्लास थी, हाँ जी हाँ जी। और अब मैं संडे की संडे लाइव आया करूंगा आप सभी लोगों के लिए, कि जो भी नए कैंडिडेट जुड़ रहे हैं चैप्टर बाय चैप्टर हम प्रीवियस ईयर करवाएंगे जी लाइव। अभी हर चैप्टर का प्रीवियस ईयर संडे में आपको करवाया करूंगा। जैसे इस संडे हम जर्नल करने वाले हैं, जर्नल के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको संडे को करवाऊंगा और उसके डाउट्स भी लूंगा जी। और इसके पीछे ये भी एक्चुअली आइडिया सर का ही था। सर ने कहा कि कैंडिडेट्स जो है वो मोटिवेटेड रहेंगे, उन्हें अगर पता होगा कि संडे को लाइव क्लास होनी है और उसमें किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होने हैं, तो हफ्ते भर आप उस चैप्टर को तैयार कीजिए, वीडियोस देखकर, कंटेंट मैंने प्रोवाइड कर रखा है क्वेश्चंस करके, और संडे को आपके डाउट्स भी ले लूंगा सारे के सारे। डाउट्स के लिए ऐसा नहीं कि संडे तक आपको वेट करना, आप कॉल मैसेज कर सकते हो, मेरे पास डेली बेसिस पे कॉल मैसेज आते हैं, मैं कैंडिडेट्स के डाउट लेता ही हूँ। उसके अलावा फिर भी कोई अगर कोई डाउट रह जाएगा, कुछ दिक्कत परेशानी रह जाएगी, तो वो संडे को डाउट्स भी हो जाएंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम साथ में प्रैक्टिस करेंगे। ये नहीं कि मैं करवाऊंगा और आप देखोगे, नहीं, आप लोग भी करोगे अपने यहाँ बैठकर और मैं भी आपके साथ साथ करवाऊंगा, तो एक कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। हफ्ते भर में आपने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, संडे को मेरे साथ उसके प्रीवियस ईयर कर लिए, हो गई तैयारी। फिर अगले चैप्टर का टारगेट दे के जाऊंगा कि अगले संडे हम ये चैप्टर करने वाले हैं। इस तरीके से ये प्रोसेस चलेगा जी अभी। और सर का पढ़ाने का जो तरीका देखना है, यूट्यूब पर सर की 2 वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आप वहां पर जर्नल के जो बेसिक से जो स्टार्ट किया हुआ है, जर्नल की 2 वीडियो आपको वहां से मिल जाएंगे। आप हाँ चाहो- बस देखिएगा हमेशा स्टार्टिंग से, क्योंकि मेरा देखो तरीका है, अगर आप डेप्रिसिएशन की मेरी वीडियो देखोगे तो मैं वहां पर भी बात करता हूं, तो डेबिट क्रेडिट के अंदर हम बातचीत करते हैं, कॉन्सेप्चुअली बात करते हैं, तो वो तभी आपको समझ में आएगा जब आपने बेसिक कर रखा होगा। जी बताइए संडे को किस टाइम है क्लास सर आपकी? नहीं, वो सर। जो समय तो सर डिसाइड करेंगे, मतलब वो आपको ग्रुप में नोटिफिकेशन आ जाएगा जी, आज शाम तक ही तय करके आपको मैसेज कर देंगे ग्रुप में। थैंक यू सर। ठीक है सर, ओके थैंक ठीक यू। है सर, मैं निकलता हाँ। हूँ। सर अगर दोबारा भी कोई इस प्रकार का कुछ करना हो तो आप मेरे को बता दीजिएगा, आधे घंटे का मैं समय निकाल हाँ, लूंगा। अब अभी आपकी आज मीटिंग है, एक्चुअली उसमें मेरी एक जाके आ जाइए मीटिंग सर। है, हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, मेरे को निकलना है सर। हाँ, थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू ओके सर। सर, ठीक है जी एवरीबडी, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और अभी जो बात कर रहे हैं बुक कीपिंग की, इसमें पार्ट 2 में आपके 2 पेपर विदाउट बुक्स रहेंगे। एडवांस अकाउंटेंसी, जिसमें अप्रोक्स अगर मैं कहूं तो 40 मार्क्स का जो पोर्शन है वो आपने जो यहाँ तैयार किया होगा वहां पर काम आता है एडवांस अकाउंटेंसी में। कॉस्ट का ये पेपर अलग है, एक पेपर बजट का और एक बेयर एक्ट का। तो सिर्फ एक बजट का पेपर पार्ट 2 में ऐसा है जो आपका विद बुक है, बजट से रिलेटेड रहेगा। बेयर एक्ट में विद बुक्स रहेंगी जो कि प्रैक्टिकल पोर्शन नहीं रहता, इसलिए उसको मैं अलग काउंट कर लेता हूँ। बेयर एक्ट का बोल लेते हैं कि जो बुक्स में से देखकर लॉज वगैरह जो आपके हैं वो आपको करने होते हैं। तो ये पार्ट 1 जो है ये पार्ट 2 में हेल्प करेगा। यहाँ बेसिक क्लियर नहीं होता है तो आगे भी समस्या आ सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पेपर 2 कॉमर्शियल का हो गया, सर्विस रूल का हमने डिस्कस कर ही लिया था। पेपर 4 ऑडिट एंड फाइनेंशियल रेगुलेशन, कोई इसको सेंट्रल अकाउंट जो कोड बोल लेता है, कोई ऑडिट। हाँ जी, माइक ऑन है जी, किसी का कुछ कहना चाहते हो तो बताइए। कोई इसको पे बिल वाला पेपर बोल देता है, कोई इनकम टैक्स वाला बोल देता है, जो भी जिस नाम से ले। तो ये हमारा ऑडिट एंड फाइनेंशियल रेगुलेशंस विद बुक्स है, 150 मार्क्स का पेपर है और ये लेंथी रहता है क्योंकि थ्योरी और प्रैक्टिकल 40 नंबर का आपका इनकम टैक्स का प्रैक्टिकल आता है। उसमें आपका फिर बाकी जो पोर्शन है लोन्स एंड एडवांसेज है, कोर्ट अटैचमेंट है। यहाँ पर 20 मार्क्स की आपकी फीस है कि क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स का आता है। तो 75 मार्क्स जो हैं आपके
प्रैक्टिकल के बन जाते हैं। इसमें अब बुक्स की बात आती है, तो बुक्स के बारे में जो बात कर रहे थे, तो CSR की ये बुक है, ये FD की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। इसकी बात कर लेते हैं कि बुक्स कहाँ से, मतलब, और अगर आप चाहें तो स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग जो डिपार्टमेंट है आपका सरकारी, सेक्टर 6 पंचकुला में है, और ये चेक से पेमेंट लेते हैं। 500 रुपए से कम में आपके वहाँ अभी अवेलेबल हैं 7 किताबें, 481 या कुछ इतने अमाउंट ग्रुप में मैंने देखा था, कोई लेकर आया था, तो ये वहाँ मिल जाती हैं। ये बुक्स अलग अलग हैं। एक CSR आपकी इकट्ठी भी आती है, बाहर से लेते हैं तो जो भी अमाउंट है, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, लेकिन शायद 1000 से ऊपर ही पड़ती है। उसको मैं आपको सलाह कम दूंगा कि अगर अलग अलग बुक भले ही आप वहां से खरीद ले, या फिर जो PDF अवेलेबल है FD की साइट पर, उसको प्रिंट निकाल सकते हैं और बाइंड करवा सकते हैं। बाइंड करवाएं तो इकट्ठा नहीं करवाना है। उसका बेनिफिट क्या है अलग अलग रखने का, वो मैं शेयर कर देता हूँ। जिसको उचित लगे तो ठीक है, नहीं तो बाइंड इकट्ठी करवा सकते हैं या खरीद सकते हैं, वो आप लोगों की मर्जी है। सर एक सिंगला लॉ एजेंसी की आती है, वो चल जाएगी जी? उसमें लेके देखो जा जी, सकते हैं वो? CSR में आपका जो लास्ट टाइम लेकर गए थे कैंडिडेट, आपने जो एक पर्टिकुलर नाम लिया, इसके अलावा अग्रवाल जी का जो बुक स्टोर है वहां से भी बुक्स लेकर गए थे, किसी को कोई दिक्कत नहीं आई थी पार्ट 1 में। सर प्रिंट आउट मैटर और इन बुक का मैटर सेम है? प्रिंट आउट तो आप लेंगे, मैटर सेम की बात आती है। अब मुझे बताइए कि CSR है वो गवर्नमेंट की बुक है या किसी की प्राइवेट है? गवर्नमेंट की है, तो उस कंटेंट में तो कोई रूल तो चेंज कर नहीं सकते। कोई भी पब्लिशर हो वो चेंज नहीं कर सकता, कॉपी करेगा। लेकिन अगर उसने अपनी उस बुक में एक्सप्लेन कर रखा है, सिंपल लिख दिया है नीचे, जैसे नोट डाल के या एक्सप्लेनेशन दे दी है, तो वो आपको बोलने के बाद माइक ऑफ कर लीजिए, बैकग्राउंड साउंड ज्यादा आ रहा है। अगर वो एक्सप्लेन कर रखा है तो बिल्कुल अलाउड नहीं होगी। रीजन कि आपको गाइड अलाउड नहीं होती है एग्जाम में, तो एक्सप्लेन किसी ने भी कर दिया हो वो तो बिल्कुल मना ही है। फिर बात है कि क्या ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं लिखा है कि प्राइवेट पब्लिशर की बुक नहीं जाएगी, लेकिन बिना लिखे भी अगर वो मना कर दे तो वो उनकी बात है। दूसरी बात, इसके साथ में मैं लिंक करूंगा कि पार्ट 1 में कोई समस्या नहीं आई थी किसी कैंडिडेट को, एक समस्या आई थी वो भी बताऊंगा। पार्ट 2 में जो बजट है उसकी जो बुक है शायद 1986 की प्रिंट है, उसके बाद प्रिंट होकर नहीं आई, जो भी है उसकी जो PDF है उसकी भी प्रिंट निकाल कर लेकर गए थे, कोई दिक्कत नहीं आई। बुक लेकर गए, कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन एक मैम थी, उन्होंने प्राइवेट पब्लिशर की बुक ली जिसका अच्छा प्रिंट था, और वो बुक रखवा दी बाहर, एग्जाम में नहीं ले जाने दिया। ये पार्ट 2 की बात है, बजट की बुक बाहर रखवा दी गई थी। तो अभी आप देख सकते हैं जो भी सिचुएशन हो, कब क्या घटना घटे। फिर बात आती है कि पार्ट 1 में समस्या क्या आई थी। समस्या ये आई थी कि जो अग्रवाल जी की जो बुक है, अग्रवाल जी ने लास्ट में पढ़ने के लिए अच्छा एक आसान हो जाए, अल्फाबेटिकली टॉपिक का और आगे पेज नंबर और वो लिख रखा है, तो सीधा अल्फाबेटिकली ढूंढ सकते हैं, आसानी होती है। और ये बुक के लास्ट में इंडेक्स था, पेपर 4 जो है उसमें। तो उन्होंने कहा इस इंडेक्स को नहीं रखना है, बुक में फाड़ दो। ड्यूटीज जो लगी हुई थी वहां पर जो स्टाफ था, अब इंडेक्स जब कभी भी नाम सुनते हैं तो इसका आप क्या समझते हैं? बुक के स्टार्टिंग में इंडेक्स होता है वही? हाँ जी, क्लास में है 86 कंडीशन बोल नहीं रहे कोई? कंडीशन ओके जी, थोड़ा सा मुझे भी तसल्ली हो जाती है आप हैं अवेलेबल। ओके जी, तो इंडेक्स हम यही समझते हैं, और वहां ड्यूटी पर जो स्टाफ था उसने भी यही समझा। इंडेक्स जो स्टार्टिंग के ही उखाड़ने शुरू कर दिए उन्होंने, क्योंकि कहा गया था इंडेक्स उखाड़ने हैं। सही बात थी उनकी भी, बोलने वाले ने भी बोला, लेकिन क्लियर नहीं किया कि लास्ट में जो है, जो अल्फाबेटिकली अलग से बनाया गया है, जो गवर्नमेंट की जो PDF है उसमें अवेलेबल नहीं है लेकिन उस बुक में अवेलेबल था, उसको उखाड़ने के लिए कहा गया था। और स्टार्टिंग के भी उखाड़ने शुरू कर दिए थे। फिर बाद में कैंडिडेट ने हंगामा करना शुरू किया, तब आगे तो उखाड़ना बंद कर दिया, लेकिन जिसके पेज फाड़ लिए थे पहले ही
उनको तो परेशानी हो गई, यानी कि पहले का इंडेक्स भी उनकी बुक से फाड़ लिया गया था। तो इस प्रकार की समस्याएं हो जाती हैं। तो टाइम टू टाइम क्या कुछ होगा, कुछ नहीं कहते, लेकिन गवर्नमेंट की जो बुक है वो कंटेंट है, उसके लिए अभी तक कोई भी इशू नहीं आया है। प्रिंट निकाल सकते हैं, बुक को परचेज भी आप कर सकते हैं। चलो ठीक है, थोड़ा सा पहले एक बार सिलेबस को और डिस्कस कर लेते हैं, बुक के बारे में और बात कर लेंगे बाद में। तो ऑडिट एंड फाइनेंशियल में आपका इंट्रोडक्शन टू इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स की एक बुक है, जिसमें से काफ़ी चैप्टर्स को हटाया गया है, लेकिन फिर भी बहुत सारे चैप्टर हैं। ऑडिट एंड अकाउंट्स जो है, जैसे गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल है, पीएफआर वॉल्यूम 1 है, और बहुत सारी बुकों में जो ऑडिट से रिलेटेड बात वहां पर उन बुक में भी लिखी गई है, उन सभी पॉइंट्स को निकाल कर एक जगह ऑडिट का ही एक बुक बना दी। अब देखेंगे कि ये तो ऑडिट वाली बुक में भी दिया गया है, इंट्रोडक्शन टू इंडियन गवर्नमेंट अकाउंट्स एंड ऑडिट में भी, ये पीएफआर वॉल्यूम में भी वही चीज़ दी गई है। तो ऑडिट से रिलेटेड जो चीज़ कहीं और भी लिखी गई है उसको इकट्ठा कर दिया गया है, ऑडिट की जो बुक बोल लेते हैं, गवर्नमेंट अकाउंट्स एंड ऑडिट की जो है। ठीक, ये एक बुक है। एक गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल्स है, इसकी पीडीएफ है, ओनली 63 पेजेस की है, छोटी सी बुक है। गवर्नमेंट, इसको गार 1990 भी बोल देते हैं। तो गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल 1990, जितनी वेटेज मार्क्स की इस बुक की है, जो ऑडिट वाली गवर्नमेंट अकाउंट्स एंड ऑडिट की है, उतनी ही वेटेज इसकी भी है। कम पेज हैं तो तैयारी अच्छी कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं आप इसके ऊपर। 30 नंबर की थ्योरी, 75 में से 30 नंबर की थ्योरी इसमें से आ जाएगी। 15 आपके नंबर के कमेंट्स आते हैं, जो पीएफआर वॉल्यूम 1 से ही 99% पूछे जाते हैं। तो इस हिसाब से आप उसके ऊपर फोकस करके कम टाइम में ज़्यादा तैयारी जब करनी है तो उन चीज़ों को फोकस कीजिए जो कम समय में आप तैयार कर सकते हैं और पक्की हो जाती है। ये हो गई। एक तीसरी बुक है पीएफआर वॉल्यूम 1, 3 बुक हो गई ये, जिसमें से थ्योरी आपकी बनती है। प्रैक्टिकल की बात की थी एक 20 मार्क्स की, जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स है, मतलब जो आपके मेजर हेड माइनर हेड हैं, तो लिस्ट ऑफ मेजर हेड माइनर हेड एक बुक ये है जो चौथी, जो कि 20 नंबर का प्रैक्टिकल पोर्शन में आता है। क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट्स जो है कि मेजर हेड जो लिखते हैं कि आपका 2210 है, 0210 है, 4210 है, किस हेड में आपको खर्चा डालना है, इनकम कहाँ डालनी है। तो हेड जो रहते हैं उसको क्लासीफाई करना होता है। 20 मार्क्स का ये पोर्शन फिक्स है। 40 मार्क्स का इनकम टैक्स का फिक्स है। बच गए कितने, 15 नंबर। 15 नंबर में कभी लोन्स एंड एडवांसेस से पूछ सकता है, कोर्ट अटैचमेंट पूछ सकता है, वो उन दोनों में से छोटे छोटे दोनों भी पूछ ले, वो फिर पेपर सेटर के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें 4 किताबें होगी, ये तो प्रैक्टिकल वाले में काम आती है। ये जो लेटेस्ट है मेजर हेड माइनर हेड की, ये लेटेस्ट जो अपडेटेड है, लिस्ट ऑफ मेजर हेड माइनर हेड 520 पेज की है। इसमें फिलहाल आज की बात करें तो 30 मार्च 2026 तक अपडेट होकर पीडीएफ अवेलेबल है गवर्नमेंट की वेबसाइट पर। तो ये जो बुक्स हैं आप गवर्नमेंट की वेबसाइट से लेकर उधर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या आप ग्रुप में भी, हम शेयर करते रहते हैं, आप ग्रुप में भी मैसेज डाल सकते हैं, फिर शेयर कर देंगे। तो ये जो पोर्शन है बुक्स का, ये आपका रहेगा पेपर 4 का। ये एक नोट दिया गया है कि एक्सपेक्ट किया जाता है कि सैलरी बिल यानी कि इनकम टैक्स पे बिल का जो प्रैक्टिकल है ये आपको कैंडिडेट को आना चाहिए, और 50% क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिकल रहेंगे। पेपर 4 के बारे में, बुक के बारे में कोई क्वेश्चन हो तो बताइए जी, इस सिलेबस के बारे में बुक नहीं के। सर। ओके जी। पेपर 5 जो है लोकल रूल्स एंड पब्लिक वर्क्स अकाउंट कोड, इसको पीडब्ल्यूडी वाला भी बोल देते हैं। ये भी 3 घंटे का है, 100 नंबर का है, और इसकी जो किताबें हैं यानी कि हरियाणा पीडब्ल्यूडी कोड है, उसके बाद अकाउंट कोड वॉल्यूम 3 है, और एक हमारा ये है हैंडबुक नंबर 3 जो कि डीएफआर है, डिपार्टमेंटल फाइनेंशियल रूल्स। डिपार्टमेंट के फाइनेंशियल रूल डीएफआर पेपर 5 में आता है। अगर एम्प्लॉय से रिलेटेड फाइनेंशियल रूल बात करेंगे तो वो पीएफआर वॉल्यूम 1 है, जो कि आपके पेपर 4 में है। दोनों फाइनेंशियल रूल है। डिपार्टमेंट से रिलेटेड है तो यहाँ पर पेपर 5, और एम्प्लॉय से रिलेटेड है तो पीएफआर वॉल्यूम 1 पेपर 4 में आती है। तो ये 3 किताबें आपकी हो गई। एक हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि जो टीए रूल्स है
सिविल सर्विस रूल्स वाले में जो पूरी लिस्ट अगर हम 9 किताबों की बात करते हैं तो उसमें से ये जो टीए रूल्स है ये यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 20 मार्क्स हैं वो कॉन्ट्रैक्टर बिल, 20 मार्क्स हैं वो आपके कैश बुक का प्रैक्टिकल और 10 मार्क्स हैं वो आपके टीए बिल का प्रैक्टिकल का होता है। तो यहाँ पर आपको फॉर्मेट प्रोवाइड होते हैं सिर्फ इसी पेपर में ही, बाकी किसी में प्रोवाइड नहीं होते हैं। टीए बिल से कभी कभी कमेंट्स वगैरह भी पूछ लेते हैं, अदरवाइज एक 10 नंबर का जो पोर्शन प्रैक्टिकल का है वो फिक्स है, हर बार आपसे पूछा जाता है। कमेंट्स कभी कभार पूछे गए हैं, यानी 10 नंबर से ज़्यादा का भी टीए बिल से कभी कभी पूछा गया है। सर जैसे इनके पीडीएफ ग्रुप में शेयर कर रखी है, बस वो प्रिंट ले लें बहुत है। मैम वो न तो हमारी है न आपका किसी का रोल है, वो जो चीज़ दी गई है जो शेयर की है वो गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है और वही आपका सिलेबस है। उस बुक में किसी और का चेंज करने का न तो कोई अधिकार है, गवर्नमेंट ही कर सकती है। तो सिलेबस अच्छा आपका सर, वो सिलेबस जो दिया गया है उस सिलेबस में ये अगर बुक है तो इस बुक के हिसाब से हम तो इसको सफिशिएंट ही मानते हैं। कोई इससे बाहर पूछ ले तो देखो क्या कर सकते हैं, जो सिलेबस दिया गया है उससे बाहर। अदरवाइज यही बुक्स हैं जो गवर्नमेंट की वेबसाइट पर अवेलेबल है। ठीक है, मतलब एक इनके क्वेरी और है प्रिंट छोटी लेके जा सी। सकते हैं। गाइडलाइन का क्या बिल्कुल एक बार मैम को पूरा करने दो जी बात को। जी मैम, मतलब सर इन पीडीएफ का ही प्रिंट निकाल सकते हैं ना बस? प्रिंट निकाल कर बाइंड करवा सकते हो आप, ये गवर्नमेंट की साइट पर अवेलेबल है। और कहाँ पर बुक्स अवेलेबल है? गवर्नमेंट की तरफ से कोई बुक्स हैं ही नहीं। प्राइवेट पब्लिशर की कल को क्या कुछ कहें, इनका क्या कह सकते हैं कि अलाउ करें ना करें। मुझे अभी तक तो देखो जनवरी 2025 में जो एग्जाम हुआ था कुछ दिक्कत नहीं आई थी, सबको अलाउ किया गया था। कल को आपके एग्जाम में क्या होता है क्या कहें। ठीक तो है सर ये बताइए, जो पेपर 4th और 5th में ये जो हमारे देखे कुछ चैप्टर्स हैं, सेक्शन है सर, हाँ जी, एक बार थर्ड को दिखाओगे सर? पहला जैसे दिखाएंगे ना आप इसका। जी सर यही रोक दीजिए प्लीज। फोर्थ सर, प्लीज फोर्थ। हाँ, जैसे सर इसमें इंट्रोडक्शन इंडियन गवर्नमेंट अकाउंट का है ये सर, जैसे चैप्टर नंबर 5, 8, 10, 12, 13 इन्हीं में से रहेगा, तो अब पूरी बुक ले आए इन्हीं चैप्टर्स को प्रिंट करें सर, कौन सा सफिशिएंट रहेगा? देखो जी आप जो सिलेबस है उसको भी निकाल सकते हो, लेकिन सिचुएशन ऐसी भी देखी है कि थोड़ा बहुत अगर इधर उधर से पूछ लिया जाए तो, लेकिन रेयर। तो अभी आपके ऊपर है आप कितना पोर्शन निकालना चाहो। आप उतना पोर्शन निकाल सकते हैं जितना सिलेबस में, अगर आपने तैयारी अच्छे से कर रखी है तो। अगर एक क्वेश्चन मैं मान लेता हूं कि दूसरे चैप्टर से भी दे दिया जो आपके यहाँ पर आपने प्रिंट नहीं निकाला, एक को छोड़कर बाकी तो तैयार हैं, तो फिर आप वहां कर सकते हैं। बाकी ऐसा ऑप्शन मतलब कम ही मिलता है कि कहीं दूसरे चैप्टर जो सिलेबस में नहीं पूछ लिए जाए, लेकिन पूछा जा पहले मतलब कई बार ऐसा हुआ है कि थोड़ा बहुत रेयर कभी कभार थोड़ा सा दूसरी जगह से भी आया है, वो रेयर है, आपके ऊपर डिपेंड है। वैसे पेज थोड़े से ज़्यादा होंगे, खर्चा मतलब प्रिंटिंग में थोड़ा सा ज़्यादा है, साथ साथ में पूरी बुक हो सकती है। अगर कल आप उस बुक को पढ़ो कहीं और किसी काम में, अगर आप देखते हो कोई पेज मतलब कि उससे रिलेटेड आपको कोई देखना है, पैरा रूल जो चेक करना हो, तो उस वक्त आपके पास पूरी अवेलेबल होगी ये। ओके, थैंक यू सर। ओके जी, इसके बाद पेपर 5 हो गया। बुक सिलेबस के बारे में किसी का कोई पॉइंट हो तो बताओ, फिर बुक्स की तरफ बढ़ेंगे जी। एक पॉइंट और आया, कैंडिडेट ने मतलब पूछा था कि विद बुक्स पेपर है तो दिक्कत ही नहीं है सर। एक चीज ध्यान रखना कि आपके जो 50% प्रैक्टिकल पोर्शन है और 50% थ्योरी है, ये मत सोचना कि 50% प्रैक्टिकल की मैं अच्छी तैयारी कर लेता हूँ, थ्योरी को बाद में देखूंगा, या ये कहूँ कि थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। दोनों की बराबर की इंपॉर्टेंस है। न अकेला प्रैक्टिकल पास करवा सकता है, न अकेली थ्योरी पास करवा सकती है, क्योंकि 50% आपको मार्क्स उसमें एग्रीगेट चाहिए होते हैं। 45% से कम किसी भी पेपर में नहीं होना चाहिए, कंडीशन होती है। तो दोनों अपने अपनी जगह पर बराबर की महत्वता रखते हैं। तो पेपर करते समय ऐसा बैलेंसिंग होनी चाहिए कि सिर्फ एक चीज में अगर प्रैक्टिकल एक गलत हो गया तो सीधे नंबर जो हैं कि पहला जो पोर्शन है वो ठीक है, उसके जितने नंबर मिले, दूसरे पोर्शन में गए, प्रैक्टिकल बढ़ते गए, आगे कुछ गलती हो गई तो उससे कई फिगर फिर चेंज होते जाते हैं। तो तैयारी ऐसी रखनी है कि मतलब सिर्फ एक चीज के ऊपर डिपेंड होकर जाएंगे तो पूरे नंबर नहीं मिलते। एक दोनों की बराबर की इंपॉर्टेंस है, कोई एक कम या ज्यादा
नहीं है, ये चीज जरूर ध्यान रखें। थ्योरी बुक्स में से देखकर लिखते पूछते हैं, फिर एग्जाम का क्या है? थ्योरी बुक में से देखकर उस बुक के जब भी आपको नाम भी ध्यान नहीं है, फिर उस बुक में क्या क्या है वो भी देखना है, और कौन से चैप्टर में कहाँ पर वो चीज लिखी गई है, उस बुक से देखकर लिखना ही भारी हो जाता है। अगर आपको वो बुक का मतलब टॉपिक नहीं पता हो, आपने वो बुक्स नहीं देखी हैं, बुक्स नहीं पढ़ी हैं, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ से लिखना है। तो वो अगर देखा है, कहाँ से लिखा है, क्वेश्चन जो आया है उसका आप आंसर देते हैं, आंसर देने के बाद आपको लिखना पड़ता है कि रूल है तो वाइड, रूल नंबर, पैरा जो भी है कौन सी बुक का है, आपको वो लिखना पड़ता है कि आपके जो आंसर आपने लिखा है उसका आधार क्या है, कहाँ से लिखा है, जो आप ये बात कह रहे हो आंसर में वो कहाँ लिखी है वो बतानी होती है। तो विद बुक का पेपर ये है कि एसओ से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो हर एक चीज को याद तो हर किसी की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। एसओ को ये पता हो कि कल जब वो इन फाइनेंशियल कंट्रोल जो करना है कि ये किस रूल के तहत इस प्रकार हो सकता है या किस रूल के तहत इसकी मनाही है, उसको पता हो कि इस बुक में लिखी है और वो उस रूल को उस वक्त पढ़कर उसी के अकॉर्डिंग एक्शन ले सके। तो थ्योरी बुक में कहाँ पर क्या कुछ लिखा है वो देखना जरूरी होता है। ये नहीं कि बुक के साथ में है तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, पहले ये तो पता हो कि बुक कौन सी है, लिखोगे कहाँ से, चीज क्या है, पूछ क्या रहा है, ये सब चीजें मैटर करती हैं। पार्ट 2 का पहला पेपर बजटरी होता है, ये आपका विद बुक्स है। ये तो पार्ट 1 क्लियर होने के बाद एक कंपनी लॉ एंड अलाइड एक्ट्स होते हैं, इनके बुक्स है, सिर्फ थ्योरी लिखनी होती है। और फिर एडवांस्ड अकाउंटेंसी और कॉस्ट अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये 4 पेपर पार्ट 2 में होते हैं। ये दोनों पेपर हैं। पार्ट 1 का जो पेपर 2 है उसका अगर बेस अच्छा बना हुआ है तो यहाँ पर बहुत सारी हेल्प होती है, तो वो फायदा करती है इधर। तो फिलहाल हम सिलेबस के बारे में जो है वो टॉपिक यहीं कंप्लीट करते हैं, आगे बुक्स के बारे में बात करेंगे। समय दर समय पर हम एसएएस से रिलेटेड जो भी रूल्स, इंस्ट्रक्शंस या नोटिफिकेशंस आते हैं उनको डिस्कस करते रहते हैं। एसएएस एग्जाम के कंसर्न वीडियोस, जो प्रैक्टिकल पोर्शन है, थ्योरी पोर्शन है, इन सब की वीडियोस भी यूट्यूब पर अपलोड की गई हैं, तो जिसमें कैंडिडेट को कुछ फायदा हो सकता है कि किस प्रकार का प्रैक्टिकल या थ्योरी आपसे पूछी जाती है। इन सब की वीडियोज भी वहां पर अवेलेबल है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। थैंक यू।